हमने जब शुरू किया था तो ये सिर्फ इसलिए था कि मुस्लिम लीग नून खास पर मरियम नवाज साहबा की जो आवाज है, मरियम नवाज जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। लोगों का दीवाना वार चाहना, लोग पीछे लगाए गए कि मियां साहब कौमी ठीक है। सारे वजीर इनके लगे हुए हैं, लेकिन ये मुझे नहीं चुप करा सकते इंशाल्लाह। बड़ी कमजोर है, अगर मैंने उसको पकड़ा तो वो कहीं फौत ही ना हो जाए या उसे कुछ हो ना जाए। वो कौन है? वो परवेज खटक है। इमरान खान साहब एक बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं। छोड़ के गया था तो एक मईशत जो थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। पीडीएम ने अचानक रुख फॉरेन फंडिंग केस और इलेक्शन कमीशन की जानब मोड़ लिया है। अपोजिशन रहनुमा शिद्दत से मुतालबा कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द किया जाए। काफी मानी खेज चीजें हैं। माजी में जब मियां नवाज शरीफ को फारग करना था तब इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट भेजा गया था। आज खसूसी गुफ्तगू करेंगे सीनियर तजिया नगार इफ्तिखार अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप कैसे संदीला, ठीक हैं? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक सर, बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने का। सर आपने दावत दी तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, बात करते हैं। जी थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल हमारे लिए ये एजाज की बात है, आपसे बात करेंगे और मेरे सुनने वाले भी काफी एक्साइटेड हैं कि आज सर आप सोशल मीडिया पे हमारे साथ बात करेंगे। सर शुरू करते हैं। आपने सर माजी में कई अपोजिशन तहरीकें देखी हैं, पीडीएम का मुस्तकबिल कैसे देख रहे हैं और ये माजी की तहरीकों से मुख्तलिफ अगर है तो कैसे मुख्तलिफ है? संदीला, असल में इशू ये है कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और मैंने अब तक पाकिस्तान में चलने वाली 1970 से लेके अब तक की तमाम तहरीकों को देखा भी है। कुछ में मैंने हिस्सा भी लिया है एज ए स्टूडेंट लीडर, कुछ में मैंने एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी जो बनी नई 70s में उसमें पार्टिसिपेट भी किया। और उसके बाद मैं जर्नलिस्ट भी रहा हूँ। पिछले साल तक मैं जर्नलिस्ट था। 30-32 साल की मेरी जो है सहाफ़ियाना ज़िंदगी है। तो जब आप सहाफ़ी होते हैं और रिपोर्टर होते हैं तो फिर आपके पास सब कुछ आपके इल्म में होता है, उतार और चढ़ाव। आज की जो पीडीएम है की मूवमेंट है उसमें जो एक कमी है वो एक है कि ये अवाम की बात नहीं कर रही। ये एक बात कर रही है कि इमरान खान घर जाए। इससे पहले हम काफ़ी इमरान खानों को घर भेज चुके हैं। अगर आप देखें कि मुसलसल पिछले 30-40 साल से यही अपना एक मामला चल रहा है और एक म्यूजिकल चेयर है, कभी एक आटता है बैठता है, एक दूसरा चला जाता है। जो हम आवाम हैं, हमारी बात ना कुछ सुन रहा है, ना हमारे लिए कोई बेहतर जिंदगी का तस्वर पेश किया जा रहा है। पीडीएम के पास चांस था और है अभी भी कि वो एक मुतबादल निज़ाम तो पेश करे। इस वक्त जो महंगाई है, जो लोग पीडीएम के साथ चल रहे हैं ना, जो इनके कामयाब जुलूस हो रहे हैं, उसकी वन ऑफ द रीजन महंगाई है, बेरोजगारी है, बदअमनी है, बैड गवर्नेंस है। लेकिन इनको बेहतर तरीके से पेश करना पीडीएम का काम है। हर नुक्ते को एक्सप्लेन करना, अपने जो उनके सामने ऑडियंस बैठी होती है हजारों की तादाद में, उसको कन्विंस करना, उसको समझाना कि जो तुम्हारी जेब में 1 रुपया है उसकी वैल्यू अब 1 रुपए की नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू अब 30 पैसे की है। ये काम सियासतदानों का होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से हमने ये सीखा कि वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इतनी गहराई से लोगों को इतनी गहरी चीजें सिखाते थे कि लोग समझ जाते थे। अब ये क़यादत का काम है। क़यादत महज इमरान खान के खिलाफ अगर उनको उभार भी लेती है, और जिस तरह ये जलसा कल भावलपुर का हुआ जो एक कामयाब तरीन जलसा आप कह सकते हैं, जिसका मतलब है लोग आ रहे हैं। अगर लोग बगैर मैसेज के जाएं, उनके पास नया मैसेज कोई ना हो, तो फिर फायदा कोई नहीं है। मैं एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ये समझता हूँ कि नया मैसेज देना चाहिए, और नया मैसेज है कि हम तब्दीली लाना चाहते हैं। हम काहे को तब्दीली लाना चाहते हैं और कैसी तब्दीली लाना चाहते हैं, इसको एक्सप्लेन करना होगा पीडीएम की क़यादत को।
माशाल्लाह पीडीएम वो प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में इस वक्त जहां पर छोटे सूबों की क़यादतें भी भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता था, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को ही ज्यादातर देखा गया कि उन्होंने इत्तेहाद बनाए, लेकिन ये एक ऐसा इत्तेहाद है जिसमें इलाकाई सियासी जमातों की भरपूर शमूलियत है और उनका अपना एक अंदाज है एक्सप्रेशन का, उनके बात कहने का अपना एक ढंग है और उनको एक व्यूअरशिप मिल रही है। तो पीडीएम इस हद तक तो बहुत कामयाब है। अब देखने हैं कि क्या इमरान खान इनके जलसे जुलूसों से जाएगा, तो मैं नहीं समझता इमरान खान इनके जलसे जुलूसों से जाएगा और ना ही जाना चाहिए। बतौर जमहूरियत पसंद मैं इसके खिलाफ हूँ। जब नवाज शरीफ के खिलाफ हुआ कि कंटेनर पे बैठ गया था, तो हम इस बात के खिलाफ थे कि वो कंटेनर पे बैठ के और किसी एम्पायर की उंगली के इशारे की बिना पर पार्लियामेंट को गसब कर ले या पार्लियामेंट के इख्तियारात को गसब कर ले या पार्लियामेंट को रिप्लेस कर दे। तो पार्लियामेंट को रिप्लेस करने का तरीकाकार ये जो है मॉब के जरिए, मैं इसका हामी नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, आपने कहा कि इसमें एक चीज जो कही जा रही है अब तसलसल से, कल मौलाना फजल मान साहब ने भी कही है कि लॉन्ग मार्च का रुख इस्लामाबाद या पिंडी। आप क्या समझते हैं कि इस कहने का मतलब क्या है कि जो इसका जो रुख है वो पिंडी की तरफ करेंगे? ये एक चीज डिफरेंट नहीं कर रही बाकी चीजों से, पहले की जो इससे पहले जो तहरीकें हैं? देखिए, हर तहरीक को जो रेजिस्टेंस दी है वो पिंडी नहीं दी है जी। हर तहरीक की जो रेजिस्टेंस आई है वो पिंडी से ही आई है। पिंडी आखिर में आती है। अब इस दफा मौलाना फजल रहमान चूँकि बहुत पुराने खिलाड़ी हैं इस मैदान के, तो उन्होंने पिंडी को टारगेट कर लिया। और पिंडी इसलिए भी आसान है कि पिंडी में जाना शायद इतना मुश्किल नहीं जितना इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद की वसी सड़कें हैं, वसी एरिया है, वहाँ पे बहुत बड़ी स्ट्रेंथ अगर आपके पास हो, कम से कम 5-6 लाख लोग हों, तो तब आप उन सड़कों को भर के तो आप जा सकते हैं जो रेड लाइन जो इन्होंने ड्रॉ की होती है वहाँ तक। लेकिन अगर आप रावलपिंडी में चले जाएं तो आप 2-2.5 लाख से वो सूरत हाल पैदा कर सकते हैं जलसे की, जुलूस की और अपनी ताकत के मुजाहरे की। तो एक बात। और दूसरा, चंगा पिंडी एक सिंबल है हमारी अपना फौज पाकिस्तान के हेडक्वार्टर के तौर पे, तो शायद इसलिए भी वो कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त वो है जिस वक्त हम सब के सब बंद गली में फंसे हुए हैं। इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी है, एस्टैब्लिशमेंट में दोनों एस्टैब्लिशमेंट हैं, सिविलियन एंड आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट भी है, इसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, इसमें दानश्वर भी हैं, इसमें हम सब जो खिलाड़ी हैं एक तंग गली में फंस गए हैं। अब यहाँ से निकलना किसने है? मुमकिन तब होगा अगर आपने देखा हो, आप यूरोप में रहते हो, जब वो भैंसों की जंग होती है और भैंसों को रोकने के लिए एक रेड बुल के आगे कपड़ा लाया जाता है उसको गुच्चा देने के लिए, तो वो स्पेस देता है। अब यहाँ पे मुझे नजर आता है कि डेंजरस सूरत हाल है कि ऐसा ना हो कि स्पेस ही न रहे और ये आपस में ही एक दूसरे के साथ दस्तो गिरबान हो जाए। वो एक बहुत खौफनाक सूरत हाल होगी। तो उस सूरत हाल से आने से पहले हम सबको चाहिए, वेदर वी आर इन द आर्मी और वी आर इन द सिविल ब्यूरोक्रेसी, और हम पॉलिटिशियंस हैं और हम दानश्वर हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, लेबर हैं, हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम खवातीन हैं, कुछ भी हैं, हमें चाहिए कि हम खुल के फैसला करें और ऐलान करें कि देखें इस तसादम की बजाय रास्ता अपनाया जाए। अब रास्ता कौन सा है? रास्ता वापस पार्लियामेंट में जाता है। पार्लियामेंट के फ्लोर को इस्तेमाल न किया गया तो इस तसादम से कोई नहीं बच पाएगा और ये तसादम वापस ले जाएगा आपको 5 जुलाई वाली सूरत हाल में। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर सर आप फिर इसमें भी ये भी फरमाइए कि अपोजिशन को सेनेट का इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं, और पीडीएम जो इस्तीफों का ऑप्शन है अगर वो इस्तेमाल करे या कब करेगी आपकी नजर में, या वो करेगी भी या नहीं करेगी? देखो संदीला, ये जो हमारी एक रवैया हमें पैदा हो गया ना, हम एंकर्स में और दानिश्वरों में, हम चाहते हैं कि हम पॉलिटिकल फैसले करें और हम जो फैसला कर दें वो सियासतदान माननी शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता। सियासतदानों की स्टेक्स बहुत हाई होती हैं, उनकी जिंदगियां पूरी की पूरी लगी होती हैं और हम ऐसे बैठ जाते हैं कैमरों के आगे आके और मशवरा देते हैं कि जी बस वो जुलूस अच्छा नहीं था, 6 आदमी कम थे, नाकाम हो गए, आज इस्तीफे नहीं आए, ख़त्म हो जाएगी, पीडीएम टूट के घर चली गई।
ये रवैया को मुनासिब रवैया नहीं है। हमें देखना है कि वो क्या करते हैं। दे आर द प्लेयर्स, वी आर नॉट द प्लेयर्स। हम कोई लीडर नहीं है जो एंकर हैं या दानश्वर हैं या जो कालम नवीस हैं। हम हमारा क्या स्टेक पे है? मासवाए एक सेठ की नौकरी, इसके अलावा तो हमारा स्टेक पे और क्या है? या अगर हमारी कोई इखलाकी पोजीशन है वही स्टेक पे है ना। उन पॉलिटिकल पार्टी की 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 साल की सियासत स्टेक पे होती है। हम क्या उनको मशवरा दे सकते हैं? वो हमसे बेहतर जानते हैं कि उन्होंने इस्तीफे कब देने हैं। एक बात मैं आपसे शेयर कर लूं, इस्तीफे उनकी सियासी जमातों के कायदीन के पास 31 दिसंबर की रात पहुंचा दिए गए थे। ये आपको मैं शेयर कर लूं, और ये कोई नई बात नहीं है, आपके इल्म में हो। अब कब कैसे इस्तेमाल करना है, इसके दो ऑप्शंस थे। गालिबन जो तय हुआ था पहले इजलास में, उसका पैरा, आखिरी जो पैरा, हम में से कोई एंकर, कोई दानश्वर पढ़ने के मूड में नहीं है। उसमें ये लिखा हुआ था कि इन ऑप्शंस को भी, असेंबली की ऑप्शंस को भी, इस प्लेटफॉर्म को भी वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। हमने पहली तो चीजें उनकी देख ली, सुन ली, और कहा कि देखा भाग गए, 21 आ गई, 22 आने वाली है, 23 चली जाएगी, 24 को इस्तीफा नहीं देंगे। हमने ये तो किया, लेकिन हमने वो आखिरी ऑप्शन उन्होंने रखी है, उस पर बात नहीं की। आखिरी ऑप्शन ये है कि आप पॉलिटिकल जो वेन्यूज हैं, आप उनको बंद मत करें, आप पार्लियामेंट को मत छोड़ें, आप सेनेट को मत छोड़ें। हाँ, जब सेनेट का इलेक्शन हो जाए फिर आप इस्तीफों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये साबित करने के लिए कि जब अगर पार्लियामेंट में कोई दावत नहीं दे रहा और पार्लियामेंट को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा और पार्लियामेंट में बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर सेनेट जो एक परमानेंट अदारा है, उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन लेके, अपना हिस्सा लेके आप अगले स्टेप पे जा सकते हो। इस पे तो कोई भी वो स्टेप ले सकते हैं। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा, मैं कोई नहीं हूं फैसला करने वाला, और मैं कोई नहीं हूं उनको अच्छा या बुरा करने वाला, और मैं कोई नहीं हूं कि शीन अलहदा हो गई और नून अलहदा हो गई और मौलाना फजल रहमान इधर चला गया और आज आसफ दारी ने खिताब क्यों नहीं किया और आज बिलावल इजलास में क्यों नहीं आया। ये इस किस्म का रवैया जो है, इसका कोई मुस्बत फायदा नहीं है। ये तो लोगों को चाहिए, एंकर्स को, जो इश्यूज है मुल्क के, उस पर बात करें, बेरोजगारी पर, बैड गवर्नेंस पे, पॉपुलेशन की ग्रोथ पे, एनवायरमेंट पे। इस पे क्यों नहीं बोलते? बैड गवर्नेंस पे क्यों नहीं बोलते? इस पे क्यों नहीं आप सवाल उठाते? ये हम सारा दिन कि बैड गवर्नेंस है, रेल नहीं चल रही, ट्रेन नहीं चल रही, आपका ढांचा जो है, सारा का सारा जो ढांचा है आपका गवर्नेंस का, वो सीधा होता जा रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन इस पे ना तो बात कोई होती है और ना ही करता है कोई आवाम के मसाइल पर। ऐसे ही है सर। लेकिन फिर भी सर एक नया, एक अभी 2 दिन से 3 दिन से चल रहा है कि पीडीएम ने रुख जो अपना वो इलेक्शन कमीशन की तरफ जन्म मोड़ लिया है कि फॉरेन फंडिंग केस खोलने का मुतालबा, और 17 जनवरी को प्रोटेस्ट भी करेंगे। कहा यह जा रहा है कि जब नवाज शरीफ साहब को फारग करना था तब इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ भेजा गया था। इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? परवेज, मैं इसको तौहीन समझता हूं किसी सियासी पार्टी के बारे में ये कहा जाए कि सियासी पार्टी को एस्टैब्लिशमेंट कहीं भेज रही है। तो फिर बेहतर ये नहीं है कि सियासी पार्टियां ये तय कर लें एस्टैब्लिशमेंट से हमेशा के लिए कि किसने कितने साल हुकूमत करनी है। ये पीडीएम जो इमरान पे ये इल्जाम लगाती है कि उसको एस्टैब्लिशमेंट लेके आई है, तो क्या वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर फॉरेन फंडिंग केस की तरफ जा रही है? फॉरेन फंडिंग केस एक पेंडिंग केस है। हर आदमी का हक है ये सवाल उठाए कि कितने साल के बाद वो तय होगा। क्या वो जब इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा तब तय होगा? जैसे कि हमारी इलेक्शन प्रेडिक्शंस होती हैं, 5 साल तय नहीं होती, नेक्स्ट इलेक्शन आ जाता है, तब तक तय नहीं होती। तो निज़ाम की जो खराबी है इसको टॉलरेट करना भी तो मुनासिब नहीं है। मैं नहीं समझता कि अगर वो फॉरेन फंडिंग केस की तरफ जा रहे हैं तो वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे जा रहे हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए क्या मुश्किल है? एस्टैब्लिशमेंट इनको क्यों इस्तेमाल कर रही है इस काम के लिए? मैं नहीं समझता। एस्टैब्लिशमेंट के पास अगर केस ही है इमरान खान के खिलाफ, तो एस्टैब्लिशमेंट के पास इमरान खान के खिलाफ बैड गवर्नेंस का बेहतरीन केस है, जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, बदहाली है।
इससे बेहतर कोई केस एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में नहीं हो सकता। तो एस्टैब्लिशमेंट को क्या जरूरत है कि एक तरफ उनका रुख मोड़ दे, और मैं समझता हूं कि इट इज नॉट फेयर फॉर द टू बी विद फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज के उनके बारे में हम ये बात करें कि वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर अब फॉरेन फंडिंग केस की पैरवी करने जा रही है। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा सर, अब अगर इसमें एक चीज ये ऐड कर लें जरा प्लीज के अपोजिशन से या ये जो पीडीएम है इससे बातचीत करने के लिए एक तरफ तो नुमाइंदा भेजा जाता है और दूसरी तरफ से ख्वाजा आसफ को जैसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और शेख रशीद साहब फरमा रहे हैं जनवरी में कुछ मजीद गिरफ्तारियां होंगी। तो ये फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब नुमाइंदे किसके हैं? अगर हुकूमत एक तरफ ये कर रही है दूसरी तरफ वो डायलॉग के लिए मतलब के भेज रही है नुमाइंदा को। देखो परवेज, फिर तारीख का सहारा लेना पड़ता है हम जैसे बूढ़े लोगों को। सर प्लीज। जब इलेक्शन हुए जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में, तो मार्च में इलेक्शन होते हैं और फिर कौमी असेंबली के इलेक्शन के रात को ही सूबाई इलेक्शनों के बाइकाट का फैसला कर दिया जाता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने मजहब की बुनियाद बनाकर एक लंबी तहरीक चलाई जाती है। उस तहरीक का क्या नतीजा निकला था? और गलिबन 5 जुलाई से 2-4 रोज पहले उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कैबिनेट में पेश होकर अपने छाती पर हाथ बांध के कहा था कि हम इस आईनी हुकूमत के वफादार हैं। कहां जाना चाहते हैं? मैं तो आपको पहले कह चुका हूं मेरे दोस्त, हम सब बंद गली में फंसे हुए हैं, हमें इससे बाहर निकलने लगा। विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ 1973 हमें आगे जाना है। और अगर हम समझते हैं कि 1973 के आइन में कुछ तब्दीलियों की जरूरत है, तो उसका हक भी और फैसला भी पार्लियामेंट ही कर सकती है। मेरा तो सारा का सारा दारोमदार, मेरी सोच, मेरी फिक्र, मेरी तरबियत जमहूरियत के हवाले से है, पार्लियामेंट के हवाले से है। मुश्किलात आती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का रोल होता है। जैसे मैंने कुछ लम्हे पहले कहा, मैं दबाव के तहत पार्लियामेंट के खात्मे के खिलाफ हूं। मैं मजमा ले जाके पार्लियामेंट का घेराव करके प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे के खिलाफ हूं। बिल्कुल ये बात क्लियर होनी चाहिए। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि वो मौजूदा हुक्मरानों को जरूर से ज्यादा फेवर दे रही है, इसके लिए भी तो उनको जवाबदेही करनी होगी। और उस वक्त करेंगी जब सब कुछ बिगड़ेगा, फिर बहुत देर हो जाएगी, फिर 5 जुलाई वाला वाकया होगा। और वो अच्छा नहीं होता, वो याद रखें, वो अच्छा नहीं होता। 4 दफा इस मुल्क में मार्शल लगा, किसी मार्शल लॉ ने ये करप्शन के खात्मे के लिए ऐसी कोई कानून साजी या कोई ऐसी तदबीर नहीं बताई कि ये करप्शन के नाम पर जो हर कुछ अरसे के बाद पॉलिटिशियनों को फांसी पर चढ़ाया जाता है, उनको जलील किया जाता है, उनको रुस्वा किया जाता है, इसका कोई रास्ता बता जाते नहीं बता के गए वो। और अभी फिर वो कहते हैं ये सब करप्ट है। 1100 इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन है, मैं मानता हूं 20 करप्ट होंगे, 30, 40, 50। लेकिन ये कहना कि सारे पॉलिटिशियन करप्ट हैं, सारे लूट का माल खाते हैं, मैं नहीं मानता और मैं कभी नहीं मानूंगा। और इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 1100 में से 30-40 ऐसे हैं तो उसकी सदा सारी की सारी पार्लियामेंट को दी जाए और उस पूरे के पूरे तबके को दी जाए और सोच और फिक्र को दी जाए और जमहूरियत को दी जाए। ये नहीं मुमकिन और ये अच्छा नहीं होगा। इससे हम आगे जा ही नहीं सकते यार। हमारे मुल्क के मसाइल इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि मैं परवेज आप अंडरस्टैंड करते हो, बिकॉज जहां बैठे हुए जिन मुल्कों में वो मुल्क कैसे चल रहे हैं, वो मुल्क चल रहे हैं लॉ की बिना पर, कानून के एहतराम की बिना पर, इदारों की बर्तरी की बिना पर। वरना वहां पे जितनी आज़ादी है नारे मारने की और तकरीरें करने की और हंगामे करने की, यहाँ पे तो नहीं है। लेकिन लाखों के जुलूस निकलते हैं वहां पे। लेकिन ये तो नहीं हुआ कि लाख का जुलूस निकला तो अगले दिन पार्टी बैन हो जाए या 5-6 लीडर गिरफ्तार करके जेल में फेंक दिए जाए। ऐसा नहीं होता।
बिल्कुल ठीक है सर, ऐसा नहीं होता, शायद हमारे यहाँ अभी तक ऐसा हो रहा है। अच्छा सर, एक चीज जो हम तसलसल से सुनते हैं वो है कि वज़ीर साहब फरमाते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा। सर एक तो ये बताइए कि ये क्या, और अपोजिशन कहती है कि ये देने के मजाज नहीं है, इनके पास कोई राइट ही है नहीं, हक ही नहीं है, दे नहीं सकते। ये बताएं ऐसा इसको कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता, और अपोजिशन क्या NRO मांग रही है हुकूमत से? पहली बात है कि मैं अपोजिशन की इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि इमरान खान साहब NRO नहीं दे सकते, क्योंकि मुकदमा तो अदालतों में चल रहे हैं, फैसला तो अदालतों ने करना है, सजा तो अदालतों ने देनी है, उन सजाओं के लिए अपील में वो जाएंगे। अगर सजाओं के लिए अपील में जाएंगे, सजा अदालत ने देनी है, तो NRO बीच में कहां से आ गया? इसका मतलब है क्या अदालत का ये ताकत है वो जनाब प्राइम मिनिस्टर ने इस्तेमाल करनी है? नहीं। हुआ क्या, जब इन्होंने बिल पेश किया कि क्या तब्दीलियां आनी चाहिए नैब के लॉज में, तो जो नैब के लॉ में जो तरमीम पेश की है अपोजिशन ने, उसको पढ़ने उसको वो कहते हैं वो NRO है। अब मुझे बताओ कि एक तरमीमी बिल अगर असेंबली में पेश किया जाए, उसमें कहा जाए कि एक सजा 10 साल के बजाय 5 साल कर दी जाए, और नारा ये मारा जाए बाद में कि देखा ये आगे अपना बिल लेके NRO लेके आगे ये NRO मांग रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। आप उस बिल को पढ़ लें जो तरमीमी बिल पेश किया, और हक है अपोजिशन का तरमीमी बिल पेश करने का। अगर उसमें उन्होंने कोई तजावीज दी है, तजावीज उन तजावीज को ये कहते हैं ये NRO। बिल्कुल ठीक है सर, ये भी सर क्लियर हुआ। अच्छा सर एक चीज बताइए, मियां नवाज साहब की जब भी हुकूमत खत्म की गई, बयानिया इतना सख्त कभी नहीं आया जिस लेवल का अभी सख्त है। इसकी क्या वजह है इस दफा इतना मियां साहब का जो बयानिया है वो इतना सख्त है? मैं आपको एक साफ बात बताऊं। जी सर। जब मियां नवाज शरीफ के हथकड़ियां लगाई गई थी और उनको ले जाया जा रहा था एक जेल से दूसरी जेल में, जो रवैया उनके साथ अख्तियार किया गया वो उनके ज़हन में बहुत गहरा नक्श हो चुका है। वो जो उनके अंदर अना को ज़रब पहुंची है, ठेस पहुंची है एक शख्स की, मैं नहीं समझता मियां नवाज शरीफ सारी जिंदगी उसको भुला सकेगा, और कोई भी ऐसा इंसान कभी नहीं भुला सकता। जब आपको हथकड़ियों में जकड़ के और आपको हेलीकॉप्टर में ले जाए तो हेलीकॉप्टर के डंडों के साथ हथकड़ियां बांध दी जाए, कभी नहीं भूल सकता। एक बात। दूसरी बात, क्या मियां नवाज शरीफ एक इंतहाई नालायक आदमी है कि उसकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नहीं बनती? क्या वजह है? कोई वजह तो हो सकती, चले एक से नहीं बनी, दूसरे से नहीं बनी, तीसरे से नहीं बनी। मसला ये है कि यहाँ पे मियां नवाज शरीफ बड़ा क्लियर है इस मामले में। 1999 के वाक़े के बाद वो समझता है कि सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट अगर नहीं है तो फिर ऐसी जमहूरियत और ऐसी गवर्नमेंट को चलाने का कोई फायदा नहीं है। फिर तो बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट को आना चाहिए और खुद ही चलाना चाहिए, क्योंकि ये जो बिला वजह सियासतदानों के मुंह पे बाद में कालक मली जाती है, कम से कम इससे बच जाएंगे। इसलिए मियां नवाज शरीफ बहुत क्लियर है और बिल्कुल वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अगरचे आई एम नो वन टू स्पीक ऑन हिज बिहाफ, लेकिन जिस मियां नवाज शरीफ को मैं जानता हूं, जिससे मेरी थोड़ी बहुत वाकफियत है, मैं समझता हूं कि वो इस मामले पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और आप देख लेंगे कि वक़्त साबित करेगा, और आप उसके बहुत करीब होते हैं, आपने उनको सुना भी होगा, आप उससे मिलते भी हैं। उनके ज़हन में जो ये बात बहुत ज्यादा गहरी हो चुकी है, इसको एक अच्छी ही जमहूरी बुनियादों पर बनने वाली हुकूमत ही निकाल सकती है, और एक ऐसी जमहूरी हुकूमत जिसको तमाम तर फैसले करने बशमूल ख्वाजा अमूर, बशमूल अस्करी अमूर, बशमूल वो तमाम मामलात जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को करने चाहिए, उनका अख्तियार होगा। तो फिर मियां साहब मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता अपने दिल से और वो जो दुख और जिस कर्ब से वो गुजरे हैं उसको वो भूलना शुरू करें।
बिल्कुल ठीक है सर, मेरा अगले सवाल का जवाब आपने दे दिया सर। थोड़ा सा टाइम सर आप और है, क्योंकि सुनने वाले जो हैं, देखने वाले वो बहुत ज्यादा लोग देख रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, मैं सवाल वहां से कोई नहीं ले रहा। सर आप सवाल लें, नहीं परवेज एक आधा सवाल वहां से लें, कोई मेरे खिलाफ मैं लूंगा, मैं एंड में सवाल लूंगा सर। है, ये लिफाफा है, ये चमचा है, ये बुढ़ा क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ ले वहां से, ताकि उनका भी हक है। राइट, मैं अगर अपने राइट को बिलीव करता हूं कि मैं बोलूं, तो उनका भी राइट है कि मुझे गाली दें। सर मैं पहली दफा एक ऐसा प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कमेंट्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखी जा रही, नॉर्मल बहुत उल्टे पड़ होते हैं, बट मैं बिल्कुल बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूं कि देखने वाले जो, अभी तक मैंने वहां पे ऐसा कोई कमेंट नहीं देखा जिस किस्म का आपने बोला। नॉर्मल हमारे बारे में लोग बहुत कहते हैं, बट आज मैंने अभी तक कोई कमेंट नहीं देखा सर ऐसा। तो थैंक यू वेरी मच सर बीबी दास। अच्छा सर, एक चीज बताएं जरा, ये कि इस सियासी मुआशी और अवाम के हालात जो है ना इस वक्त, वो बहुत खराब है। मुल्क की तारीख में पहली बार कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो 60 साल पहले हुए हैं, नेगेटिव है, मनफी है। इन हालात का कोई फर्दे वाहिद जिम्मेदार तो नहीं हो सकता। ज्यादा जिम्मेदार आप किसको समझते हैं, ये जो पिछले 2-2.5 साल में हुआ है सर? सिस्टम में यार बहुत खराबी होगी। मैंने कहा लफ्ज मैं करूं इस्तेमाल बसीदा हो गया। देखो, आर्मी के पास एक यूनिवर्सिटी होती है, आर्मी के पास एक इंस्टीट्यूशन है। मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि आर्मी एनडीयू में इस सारे मामले पर डिबेट करे कि आर्मी की तरफ से क्या तजावीज हैं, तजावीज, हुक्म नहीं, आर्मी क्या तजवीज करती है मौजूदा मुल्की मसाइल का हल, और 10 बड़े मुल्की मसाइल का हल आर्मी भी अपनी यूनिवर्सिटी में जेर बहस ला के पेश करे। वही 10 चीजें आप पार्लियामेंट वालों को कहें भाई आप बैठे, और जब तक इनका हल आप तजवीज ना कर लें आप भी बैठे रहें, और वही सेनेट में डिबेट चले, वही सूबाई असेंबली में डिबेट चले, और वो डिबेट यूनिवर्सिटियों में चले, सिर्फ उन्हीं नुकात पे जिन नुकात पे एक दफा फैसला हो जाए कि ये 10 या 12 नुकात हमने सारे मुल्क में डिबेट करनी है। उसमें हर वो तमाम इंपॉर्टेंट चीजें शामिल हो सकती हैं जिससे हमारी जिंदगियां वाबस्ता हैं। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत पाकिस्तान के तौर पे इमर्ज करे, आगे चले, इसकी इक्तिसादियात बेहतर हो, इसके इन लोगों के जिस्मों पे, तन पे कपड़ा हो, पाँव में जूती हो, खाने को रोटी हो, तो हमें यकीन करो एक ऐसा एग्रीमेंट इनके साथ करना है। लेकिन वो एग्रीमेंट होगा, हर अदारा तय कर ले कि इसने इन पॉइंट के ऊपर डिबेट करनी है, फिर सारे मुल्क में जो डिबेट हो, जिसमें अवाम भी शामिल होंगे, जिसमें आप भी शामिल होंगे, तो फिर 1 साल के बाद हम किसी कंसेंसस पे पहुंच जाएंगे कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग, मजबूत, वायबल पाकिस्तान इमर्ज कर सकता है। बड़े मेहनती लोग हैं, बड़े जफाकश लोग हैं, बड़ी हिम्मत वाले लोग हैं। तो मुझे तो इस बुढ़ापे में भी ये उम्मीद है कि अगर डिबेट नेशनल सतह पे हो, तू और मैं की गाली ना हो, हर एक को चोर उचक्का ना समझा जाए, हर एक को बदमाश और लुटेरा ना समझा जाए, संजीदगी से डिबेट हो, तो आई एम होपफुल परवेज कि हम इस जो बंद गली है इससे निकल सकते हैं। और अगर ऐसा ना किया तो फिर खुदा ना करे, जो मेरा खदशा है कि हम किसी और बड़े बुरान में ना फंस जाए, किसी और बड़े बहरान में फंस जाए। सर बिल्कुल गुड एडवाइस। सर एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, अरशद परवेज साहब इटली से क्वेश्चन कर रहे हैं। ये बाजवा डॉक्ट्राइन का बहुत चर्चा रहा, बाजवा डॉक्ट्राइन है क्या इस वक्त जो हालात हैं? क्या ये बाजवा डॉक्ट्राइन की नाकामी तो नहीं है कहीं? नाकामी तो हुई, नाकामी तो हुई। जब आपने एक्सटेंशन ली तो अब नाकामी तो हुई। देखो दोस्त, वो डॉक्ट्रिन्स होती हैं वो 5-7 साल के लिए नहीं होती है। मैं जो डिबेट में 5 मिनट पहले आपसे कर रहा था जी, मैं एक पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन चाहता हूं, और उस पाकिस्तान के डॉक्ट्रिन में मैं तमाम अदारों की इनपुट चाहता हूं, और उस इनपुट के लिए मैं कहता हूं 10 कोई टॉपिक्स आप तय कर लें। आप ज़राअत रख लें, खारजा पॉलिसी रख लें, आप अपनी अस्करी तरबियत रख लें, आप फैमिली प्लानिंग रख लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर रख लें, आप अपने बड़े शहरों के बारे में रख लें, आप सेहत के ऊपर डिबेट कर लें, आप एजुकेशन के ऊपर कर लें। इस किस्म के 10 नुकात तय कर लें। लेट दी एनडी फौज भी डिबेट करे अपने इदारों में, पार्लियामेंट में भी डिबेट हो,
आप भी डिबेट करें, यूनिवर्सिटियों में डिबेट हो, और 2023 में जो इलेक्शन होने वाला है उस तक पहुंचते पहुंचते हम एक ऐसा नेशनल एजेंडा तैयार कर लें जिस पे बड़ी संजीदगी से हर नुक्ते से डिबेट हो चुकी हो, हल तजवीज कर लिए जाएं, तो मैं ये उसको डॉक्ट्रिन समझता हूं। दैट विल बी डॉक्ट्रिन ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की सबसे अहम वजारत एक इंतहाई गैर संजीदा सियासतदान शेर रशीद साहब को दी गई है। कौन देने वाले हैं? कैसे इतने उनकी कोई कारकर्दगी इतनी अहम वजारत के लिए क्या समझते हैं कि किस लिए दी गई है ये? उनकी कारकर्दगी है, वो नजूमियों की तरह कहते हैं कि हर ईद के बाद कुर्बानी होगी। मतलब ये तो देखो ना, ये तो उनको इस बात का तो आप दें शाबाश के वो इतने सालों से वजीर बने आ रहे हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने हमेशा इक़्तिदार में रहे। ये वो शख्स हैं जो नवाज शरीफ के साथ खड़े होते थे और नवाज शरीफ की पप्पियां लेते थे। वो पप्पियों वाली फोटो भी तो कहीं ना कहीं होगी ना, ये खत्म हो गई वो तस्वीरें। परवेज, हमें अपने इदारों को मजबूत करना होगा, अफवाज पाकिस्तान को मजबूत करना होगा, पार्लियामेंट को मजबूत करना होगा। हमें वापस यूनिवर्सिटियों के अंदर तालिब इल्मों को डिबेट का हक देना होगा। हमें मजदूरों की यूनियंस को मजबूत करना होगा। हमें किसानों के हकूक के लिए जंग करनी होगी। हमें औरतों के हकूक देने होंगे। बिल्कुल एक नया मुआहदे की जरूरत है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ 1973। हाँ, अगर उसमें किसी तब्दीली की जरूरत है, उसका भी तरीकाकार आईनी होगा और कोई तरीकाकार उसका नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल। 3 सवाल सर मेरे और हैं। इमरान खान ने 22 साल बेहतरीन टीम का दावा किया, कहा कि मेरी मुकम्मल तैयारी, और जब हुकूमत में आए तो कहते हैं कि तैयारी नहीं है, टीम भी पूरी नहीं निकली। क्या इमरान खान ने भी रवायती सियासतदानों की तरह अवाम से झूठ बोला या नाकाम हो गए? मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे इमरान की इस बात में बहुत सच लगता है जी। उसकी वजह की बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में सियासी पार्टीज बननी बंद हो गई हैं। आखिरी सियासी पार्टियां जो थी नजरियाती तौर पे वो जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल पार्टी थी। 80s के बाद इस किस्म की नजरियाती पार्टियां खत्म हो गई। जब नजरियाती पार्टियां खत्म होती हैं, तरबियत खत्म हो जाती है, और यही क्राइसिस इमरान खान का है। इमरान खान के बारे में हम सोचते थे बाहर से आप जैसे मुल्कों के लोग आ रहे हैं, कोई स्पेन से आ रहा है, कोई इटली से आएगा, कोई बरतानिया से आ रहा है, कोई कनाडा से आ रहा है, लोग आ रहे हैं, माहिरीन आ रहे हैं। हमारा ख्याल था बस तब्दीली आई, अब आई और अब आई और अब आई, और हम जैसे लोग बड़े मुतासर हो रहे थे कि यार पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। बस बातें सुनते रहे, तैयारी नहीं थी। और ये हकीकत है, इमरान खान का ये रोना बिल्कुल सही है कि वाकई ही तैयारी नहीं होती सियासतदानों की। सियासतदानों के लिए तैयारी के लिए उनकी जो तरबियत गाहें हैं वो पार्लियामेंट होती हैं, और इमरान बदकिस्मती से एक दफे पार्लियामेंट का रुकन रहा, और वो भी संजीदगी के साथ। उसने सारा वक्त पार्लियामेंट में नहीं गुजारा। शायद यही एक वजह है सर। नए साल में पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया, एलपीजी जो है उसका इजाफा है, बिजली महंगी कर दी। मजीद अवाम को महंगाई और मिलेगी या आने वाले दिनों में कुछ हालात बेहतर देखते हैं सर आप? परवेज, मुझे एक बात बताओ, जिस मुल्क में तुम रहते हो वहां पे ये जो पेट्रोल की कीमतें हैं और जो इसकी गैस की कीमतें हैं, ये बिजली की कीमतें हैं, इसका क्या तरीकाकार है? कैसे आप इसको तयीन करते हैं? वो सर, मैं जिस घर में रह रहा हूं, इस घर में जब मैं आया था तो 105 रुपए बिल था बिजली और गैस का। आज 15 साल के बाद 135 यूरो देता हूं सर मैं। कुछ 20 के 22 यूरो बढ़े हैं पिछले 15 साल में सर। अब ये जो बात जो मुझे आप कह रहे हो, हमें ये सीखनी है और हमें ये अपने हुक्मरानों को सिखानी है, और वो तब सीख सकती हैं और सिखा सकते हैं जब हम लर्निंग करें, जब हम पढ़ाई करें, जब हम पढ़ें, जब हम कंपैरेटिव स्टडी करें, कंपैरेटिव रिसर्च करें, फिर जाके इस मामले पर हम पहुंचेंगे। और नामुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन चीज नहीं है, मुमकिन है। मेरी एक डिबेट हो रही थी, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर जो साहबका हैं जिससे तुम्हारी बहुत दोस्ती है, उनसे मेरी डिबेट हो रही थी लोकल बॉडीज पर। जब मैंने उन्हें कहा कि सर, हिंदुस्तान के अंदर लोकल बॉडीज को वो तमाम अख्तियारात 94 में दे दिए गए जो दिए जाने चाहिए थे,
अब मैंने कहा देखें सर 47 से लेके 94 तक ये डिबेट वहां पे चलती रही, तो वो बड़े प्यार से उन्होंने पूछा कि तो फिर ये सूबाई हुकूमतों का क्या रोल होगा। मैंने कहा हिंदुस्तान में सूबाई हुकूमतों का भी तो रोल है ना, उनका भी तो किरदार है। लेकिन अब जिस मुल्कों में आप रहते हो वहां पे एक पार्लियामेंट है, फिर आपकी काउंटीज एंड बारोज हैं, आपकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो चलाती हैं। हम क्यों नहीं चला सकते? क्या मुश्किल है हमें? नहीं भाई हम हर चीज सिखाते हैं, ये हम क्यों नहीं सीखना चाहते? बिल्कुल ठीक है। शायद वही अफ्रेड हैं कि अगर फिर एमएनए एमपी की क्या इज्जत रहेगी अगर सारा कुछ नीचे लोकल काउंटी चलाएंगे, तो इस अफ्रेड से, इस गम से, इस दुख से, तकलीफ से बाहर निकलना पड़ेगा मेरे ख्याल में। अच्छा सर, हमजा शहबाज साहब 1 साल से जायद जेल में हैं और उनके वालिद साहब शहबाज साहब है। सर असल जुर्म है क्या? असल जुर्म जेल में होने का क्या है? करप्शन है या कोई और जुर्म है? देखो करप्शन तो हम सब ने, करप्शन में तो हम सब भी मुलव्वस हैं। कोई ज़हनी करप्शन में है, कोई माली करप्शन में है, कोई जिस्मानी करप्शन में होता है। इन दोनों बाप बेटे का कसूर ये है कि इन्होंने अपने, एक ने अपने ताए का साथ नहीं छोड़ा, एक ने अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। असल कसूर ये है कि अपने ताए का और भाई का नहीं छोड़ा। अच्छा सर, एक बस लास्ट 2 क्वेश्चन है। मुल्क की सियासी तारीख लिखी जा रही है, जो अभी अवाम को बताया जा रहा है। मरियम नवाज साहब और बिलावल भुट्टो मिलकर जमहूरी जद्दोजहद करना चाहते हैं। आप इन दोनों को कैसे देखते हैं आने वाले वक्त में? बेनजीर साहबा और नवाज शरीफ साहब को जो दौर वो आपने देखा सर, इन दोनों को कैसे देखते हैं? कुछ बेहतरी आएगी सर? देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो दोस्त हमारे पुराने हैं, जो मुझसे कुछ थोड़ा 1 साल 2 साल बड़े हैं, वो तो 2023 के इलेक्शनों में यहाँ इतने बूढ़े हो चुके होंगे कि वो कैंपेन शैम्पेन को तो नहीं लीड कर पाएंगे। और अल्लाह ताला उनको वैसे जिंदगियां दें, पता नहीं वो उनकी फिजिकल पोजीशंस क्या होती हैं। नेक्स्ट इलेक्शन जो आएंगे इस मुल्क में वो नौजवान नस्ल के लिए होंगे, और अगरचे बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि वही जागीरदारों के बेटे होंगे। अलबत्ता फ़र्क यह है कि वो जागीरदारों के बेटे ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, कोई कैम्ब्रिज से पढ़ के आया है, कोई आपके दूसरे ममालिक से पढ़ के आया है, यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए हैं, कुछ चीज़ों में वो महारत हासिल करके आए हैं, ये हकीकत है। और नीचे जो सरमाएदारों के जो बेटे हैं वो भी, उन्होंने भी बहुत तरक्की की है। जो कल मिट्टी से बर्तन बनाते थे, उन्होंने बेहतरीन अपनी फैक्ट्रियां लगाई हैं जिसके अंदर बेहतरीन अपना चीज़ें बनती हैं सैनिटरी की। तो तरक्की हुई है ज़हनी तौर पे भी, और उस नौजवान नस्ल ने सीखा भी है, और यही नौजवान नस्ल अगले फिर कई सालों तक पाकिस्तान की क़यादत करती रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्होंने जो लर्निंग की है, जो इन्होंने एजुकेशन हासिल की है, और जो इनके तजर्बात हैं, उसमें एक बात पे तो ये वाज़े हैं कि ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान के गरीब इंसान को जिंदा रहने का हक है और इनको सहूलतें दी जानी चाहिए, एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बिलावल अपनी जगह और मरियम अपनी जगह, 1-2 मिसाल के तौर पे हम इनको पेश कर रहे हैं। ऐसे आप देखिएगा बहुत, हर जमात में से नौजवान ऐसे लीडरशिप पे इमर्ज करेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लीडरशिप ज़्यादा विजन वाली होगी। वो पाकिस्तान को एक और मजबूत पाकिस्तान के तौर पे देखेगी, जो मेरी ख्वाहिश है उस ख्वाहिश को आगे लेके जाएगी। और उसकी ये कोशिश होगी कि हम टेक्नोलॉजी सीखें और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करें, हमारे मुल्क की आईटी इम्प्रूव हो। हमारा जो मैन पावर है, जो आदमी सारा दिन दिहाड़ी कमाता है 1000-1200 की, उस आदमी से हम इतना अच्छा काम ले सकें, उसकी स्किल को ऐसा इस्तेमाल कर सकें कि उसके लिए भी बाइस इज्जत हो, उसके भी घर में ज़्यादा पैसे आएँ और उससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा पहुँचे। तो मैं एक तब्दीली महसूस करता हूँ कि शायद नई नस्ल के आने के बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये तब्दीलियाँ आएंगी। अगरचे लोग इसकी मुखालफत करेंगे कि मॉरिसी सियासत है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे इस पूरे खिते में मॉरिसी सियासत है। हिंदुस्तान में भी है, आप अगर देखें तो अपना इसी श्रीलंका में भी है, आप देखें तो बांग्लादेश में भी है। तो इस मुल्कों में ये मॉरिसी सियासत है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मॉरिसी सियासत ख़त्म होगी अगर पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत होंगी। और जो बात मैंने आपसे पहले की, अगर ताकत नीचे जाएगी, आवाम तक जाएगी,
तो फिर और किस्म की लीडरशिप भी इमर्ज होगी। बिल्कुल ठीक है सर। आखिरी क्वेश्चन है सर, मेरे जो प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है, अगर अलाउ करेंगे तो एक क्वेश्चन मैं सामने से ले लूंगा। मरियम नवाज ने बहुत कलील अरसे में बाप, भाई और अपने चचा की गैर मौजूदगी में अवाम तक पहुंची, अवाम को बाहर निकाला, क्राउड पुलर कहा जा रहा है उनको कैसे देखते हैं? उन्होंने ये जो पिछले 2-2.5 साल 3 साल में जेलें काटी हैं, उनकी वालदा बिल्कुल आखिरी सांसों पे दी आई है, वापस आई है, घबराई नहीं है, लोग बहुत उम्मीद और होप उनमें महसूस है। आप अपने सियासी तजर्बे में जो इतनी लंबी जिंदगी है, उनके इस किरदार को या उनकी इस मकबूलियत को कैसे देखते हैं सर? देखिए, मरियम जो है ये इससे पहले भी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया है। इसने अपने वालिद की इलेक्शन कैंपेन में मेजॉरिटी ये भी पार्टिसिपेट करती थी हमजा शहबाज के साथ हो। जी सर। फिर जब अपनी वालदा का इलेक्शन लड़ना पड़ा 120 वाला, वो अपना लाहौर वाला, तो उस वक्त इसकी ये करिश्मेटिक जो पर्सनैलिटी सामने आई कि इसका बोलने का अंदाज, इसका गुफ्तगू करने का अंदाज, लोगों से इंटरेक्ट करने का अंदाज, वो फिर वक्त के साथ साथ अब इतना इम्प्रूव हो गया कि ये भावलपुर का जलसा आप देख लें, वक्त के साथ इम्प्रूव हुआ है। इसमें सलाहियत है कि और इम्प्रूव कर सकती है। और इसके जो टीचर हैं, जो भी इसके साथ तावन कर रहे हैं, जो इसको एजुकेट कर रहे हैं, जो इसकी तकरीरें तैयार करते हैं, जो इसको समझाते हैं, सिखाते हैं, और मैं समझता हूँ वो काफ़ी हद तक कामयाब हैं इसको ग्रूम करने में। और ग्रूमिंग, और बिलावल की भी ग्रूमिंग हो रही है, वो भी उर्दू अच्छी बोलने लग गया है। और उसकी उर्दू में भी एक आप देखें, बाज का तो ऐसे जुमले बोलते हैं विच आर वेरी एग्रेसिव, कम से कम लफ्जों में। तो ये सिर्फ हम दो पे डिपेंड नहीं कर सकते। मैंने पहले भी कहा कि और भी ऐसे बहुत सारे आएंगे, आप बेफिक्र है, ऐसे बहुत से आप देखेंगे लोग जो आगे आएंगे। और जहाँ तक मरीम को आपने चौका परवेज ने स्पेशली मरीम के बारे में सवाल किया, तो मैंने उम्मीद है कि मैंने वो जवाब दे दिया होगा। अब मरियम के एक अभी पिछले दिन एक नई डिबेट शुरू होगी कि मरियम के हाथ में जो ये कप होता है ये क्या है। मैंने एक दिन कहा कि 5 जगह पे तस्वीरें छपी हैं। यार परवेज बताओ, ये मेरे मुल्क का मसला है कि वो पानी पीती है? अदा के लिए यार हमें ये नहीं करना चाहिए। एंकर्स को बिल्कुल क्रिटिसाइज करना चाहिए अपोजिशन को, लेकिन मुतबादल भी बताएं। मुझे एक बीमारी में बता रहा हूं तो मुझे बीमारी का इलाज भी बताएं, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, क्या करना है। हमें एक गिलास पसंद नहीं है तो मुतबादल गिलास कैसा हो, उसमें कितना पानी आना चाहिए, उसकी मोटाई कितनी हो, वो उसका क्रिस्टल कौन सा हो। हमें अब ऐसे जिंदगी गुजारनी होगी कंपैरेटिव स्टडी दे के, महज इल्जाम तराशियां करके और दूसरों को बुरा कह के। मेरा ख्याल है ज्यादा अरसे ये पॉलिटिक्स पाकिस्तान में नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक है सर, पूरा प्रोग्राम हो गया सर। एक हिस्सा, एक छोटा सा ये सारा सियासतदानों के बारे में आपने कहा, हर चीज के बारे में। सर अवाम के शऊर को कैसे देखते हैं? ये भी सामने से सवाल है कि अवाम में कितना शऊर आया है और अवाम में मजीद कितने शऊर की जरूरत है। पिछले 70 साल में जब से आजाद मुल्क हुआ है, अवाम के शऊर को कहां देख रहे हैं सर? अवाम शऊरी लिहाज से वहां नहीं पहुंचे जहां वहां पे उनको पहुंचना चाहिए था। और इसकी वजह हमारे मुल्क में सियासी जमातों के अंदर तंजीम का फुकदान, उनको ना ले जाना अवाम तक। मुझे ऑफर हुई थी एक जगह से किसी काम के लिए, तो मैंने कहा कि मैं जहाँ पे मैं इस वक्त मुलाजमत कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पे इतने लाखों रुपए मिलता है, मैं अगर आपके साथ काम करूंगा तो मुझे फायदा भी नहीं होगा और बदनामी मेरी और होगी। तो मैं एक काम की अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए कर सकता हूं कि अगर आप पाकिस्तान की जो 7-8 हज़ार यूनियन काउंसिल हैं, यहाँ पे अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ऑर्गेनाइज करना चाहें तो उसकी मैं कंसल्टेंसी फीस लेना चाहता हूं। अब ये चाहते ही नहीं कि यूनियन काउंसिलों की सतह पे पार्टी ऑर्गेनाइज हो। जब यूनियन काउंसिलों की सतह पे पार्टी ऑर्गेनाइज होगी, फर्ज करो 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं और 7-8 हज़ार आपकी यूनियन काउंसिल है। हर यूनियन काउंसिल में आपके पास 50 एक्टिव मौजूद हैं सियासी शऊर रखने वाले लोग। वो उस मोहल्ले के देहात की गली में लोगों को भी तो शऊर देंगे ना, और इनकी तादाद लाखों में हो जाएगी।
और जब लाखों लोग शऊर के साथ होंगे तो उनका रास्ता फिर कोई नहीं रोक सकता, और वो चाहिए, और वो शऊर जो है अवाम तक जाएगा। ये मुझे बहुत दुख होता है जब अवाम की तौहीन की जाती है, ये कह के सर जी ये तो जर्दे की एक प्लेट पर वोट दे आते हैं। ऐसा नहीं होता, और ऐसा कहना बड़ी ही शर्मनाक बात होती है। लेकिन दूसरी तरफ मैं इसको भी तस्लीम करता हूं, कभी उनमें और शऊर की जरूरत है, अवाम में और शोर की जरूरत है। सर ये सोशल मीडिया का प्रोग्राम है, इसको सोशल मीडिया पे देखा जाता है, एंड ऑफ डे पे मिलियन में लोग इसको रीच कर चुके होते हैं। सोशल मीडिया के लोगों को कोई मैसेज देना चाहें सर आप अपनी तरफ से, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बहुत सारी बुराइयां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं। इफ यू वांट टू एनी मैसेज टू सोशल मीडिया पीपल जो इस पे देखते हैं, काम करते हैं। माचिस की तीली से तुम सिगरेट भी सुलगा सकते हो, चूल्हा भी जला सकते हो, घर को भी आग लगा सकते हो, ये फैसला आपको करना है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंडनेस, फॉर योर टाइम। अल्लाह जिंदगी से दे, आपका साया हमारे सरों पर कायम रहे, बहुत ज्यादा ख्याल रखें सर। थैंक यू परवेज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसका मुझे लिंक भेज दीजिएगा। और मेरी तस्वीर की, बिकॉज मुझे तस्वीर कहीं अच्छी सी मिली नहीं और मैं तैयार नहीं तस्वीर के लिए, तो मुझे इसका लिंक भेज दीजिएगा ताकि मुझे याद रहे कि मैंने क्या कहा था। जी सर, मैं जरूर भेज दूंगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे एक शुक्रिया भी अदा करना है। आज से 12-14 साल पहले आपने मुझे एक बांध पर डांटा था, वो मैंने बेख्याली में बात की थी, तारीफ तो नहीं की थी। जवेद चौधरी साहब का कॉलम था वो कि बहुत अच्छा दौर रहा यूब खान साहब का, तो मैंने वो आपके सामने गुस्ताही कर दी, लेकिन वो मेरे जहन में ऐसी बैठी है कि मैं इस जमहूरियत के लिए आखिरी सांस तक भी जमहूरियत का नाम लूंगा। वो एक आपका एक जो डांटना है वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बायस था, रहमत थी, खुशकिस्मती थी सर। परवेज, मेरी तरफ से अपने तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को सलाम कहना। और परवेज एक बात याद रखना, पाकिस्तान जमहूरियत की बुनियाद पर बनाया गया था, जमहूरी रवैयों ने बनाया था। कायद आजम एक बहुत बड़े डेमोक्रेट थे, उन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी थी। वो फेफड़ों के मरीज थे, लेकिन वो आखिरी लम्हे तक जिद्दोजहद करके उन्होंने ये मुल्क बना ही दिया। ये दुनिया के कम तरीन मुल्क ऐसे हैं जो इस तरीके से बने। तो इसकी सारी जिद्दोजहद 1940 से शुरू होके जो इंतखाबी अमल है 1938 का, उससे लेके हमारे बनने तक जमहूरियत है। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो कार्रवाई है सालाना इज्तिमात की, वो पढ़ना, आप हैरान हो जाओगे कि उन्होंने क्या क्या चीज जेर बहस नहीं लाई। और जमहूरियत और जमहूरी अमल के लिए जो उनकी कुर्बानी है, हमारे बुजुर्गों की, उनके कायदीन की और उनके कायदीन की, उन्हीं से मैंने जमहूरियत के लिए सीखा है। हमने जमहूरियत के लिए कोई एहसान नहीं किया, ये हमारा फर्ज था और हमारा फर्ज है कि हम जमहूरी रवैयों को और तकवीज़ पहुँचाएं। और हाँ, जहाँ पे जमहूरियत को मिस यूज किया जाता है तो वहां भी हमें डट के उस ग्रुप का, उस ग्रोह का और उन लोगों का मुकाबला करना होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। मैं सर लिंक सेंड कर दूंगा सर। आपको बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला की जात आपका साया हमारे सरों पर कायम रखे सर।